Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Motive Commerce Academy and here we again with another one short revision video. चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। कोई भी टॉपिक सेक्शन सी में पूछा जाए, सेक्शन डी में पूछा जाए, सेक्शन ई में पूछा जाए, टेंशन वाली बात नहीं रहनी चाहिए, है ना। देखते हैं, इंट्रो में दे दूं भाई, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025 आपका जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है उसके रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अवेलेबल कराने का ट्राई कर रहा हूं। कल मैंने रात को स्टैटिस्टिक्स के वन सेंटेंस इंपॉर्टेंट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए हैं, है ना। और दूसरा जो वीडियो है #2 करके मैं आपको अवेलेबल करा देता हूं। एक चीज भाई, जो बच्चे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे नहीं है वो बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वहां पे हाई लिखकर अगर आप बोल देंगे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे मुझे ऐड कर दीजिए तो आपको वहां से लिंक प्रोवाइड होगा, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वहां पे आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम समझेंगे चैप्टर के पूरे ओवरव्यू लेंगे। ओके, सो बच्चों चलिए बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है। जैसे कि हमको पता है कि आज अगर हमारी इकोनॉमी कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है तो उसका मेन रूट जो माना जाता है वो पॉपुलेशन को माना जाता है। जैसे आज अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसका भी मेन रीजन पॉपुलेशन को माना जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा रोड पे देखते होंगे भीड़ भड़क का बहुत ज्यादा हो चुका है, उसका भी मेन रीजन पॉपुलेशन है ना। तो जितने भी मेन चीजें हैं ना, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का, उसका भी मेन रीजन पॉपुलेशन है ना। तो ये सारे रीजंस अगर हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन को जानना बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि भाई इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। चलिए मैं कुछ इंट्रो के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए क्या लिखा है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई ये बहुत जरूरी हो चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि भाई एक ऑस्ट्रेलिया हमारा इंडिया तो हर साल निकाल देता है ना। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर देता है। ये लो भाई एक ऑस्ट्रेलिया आ गया, है ना। देखो, बिकॉज इट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी में जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स किस रीजन के कारण हो रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है इंडिया का टाइम टू टाइम, और इसके कारण हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। देखिए, एज पॉपुलेशन राइजेस, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो सबसे बड़ा तकलीफ क्या होगा पता है? द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। अब एक बात बताइए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, वो कैसा है? लिमिटेड है भाई। इसका एक सीमा है। वाटर एक लेवल तक अवेलेबल है ना, जमीन एक लेवल तक अवेलेबल है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो एक लेवल तक ही अवेलेबल है। और हो कैसा रहा है कि पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो बताइए, द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लीट्स, खत्म, फास्ट एंड इन द लॉन्ग रन इट बिकम डेंजरस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। भाई अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज खुद पे ही कर ले रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। उनको पानी नहीं अवेलेबल होगा, उनको अच्छे से रहने के लिए ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये था हमारा पॉपुलेशन चैप्टर का इंट्रो। अब बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कैसे समझ सकते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक सिंपल सा मीनिंग बोले तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज होना, इस टाइम को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आपको मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो क्या लिखेंगे? देखिए, इंडिया डेथ रेट हैज फॉलन रैपिडली। जाहिर सी बात है, मेडिकल फैसिलिटीज आ गए, बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज आ गए, तो उसके कारण कैसा है ना, बहुत सारे रीजन के कारण डेथ रेट कैसा हो गया? घट गया। बट बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लेकिन बर्थ रेट पे तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, डेथ रेट को तो हम लोग कंट्रोल कर लिया, है ना। तो बर्थ रेट जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अब बताइए, डेथ रेट अगर फॉल हो, डेथ रेट फॉल हो गया मतलब यहां पे जो लोग थे वो और ज्यादा बचना शुरू हो गए, है ना। तो वो तो ऑलरेडी है ही, एग्जिस्ट कर ही रहे। साथ में बर्थ भी नए नए लोगों का होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया ना, नेट पॉपुलेशन इंक्रीज होता चला गया, और यही चीज क्या बन गया हमारे लिए कंडीशन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई होप पॉइंट
क्लियर है। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रिगार्डिंग कुछ हम इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं कि भाई 1951 के टाइम पे क्यों हम इंडिया में बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, 1951 ये ऐसा ईयर है जिस टाइम पे हमारे इंडिया का सबसे पहला इंडिपेंडेंट सेंसस हुआ था। पॉपुलेशन सेंसस पहली बार 1951 में हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, मतलब इंडिया आजाद होने के बाद, है ना। तो इंडिया आजाद होने के बाद जो सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसमें इंडिया का पॉपुलेशन 36.1 करोड़ का था, ठीक है। लेकिन उसके अगर मैं आगे जाऊं और 2011 के टाइम पे देखूं तो हमको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4 टाइम हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है विद इन द गैप ऑफ 60 ईयर्स। ध्यान में दीजिएगा, 2011 का डेटा 121.02 करोड़, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं 1901 का, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपको, तो 1901 में 23.8 करोड़ का पॉपुलेशन था। याद कर लीजिएगा, 1901 के टाइम पे हमारा पॉपुलेशन कितना था, 23.8 करोड़। और सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो हुआ था 1951 में, और वहां हमारा पॉपुलेशन 36.1 करोड़ का था। और ये जो लास्ट सेंसस हुआ है 2011, अभी तो 2021 में कोरोना के कारण पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो पाया था, बट 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 121.02 करोड़ था। और अभी ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट हम 150 करोड़ के पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुके हैं और इंडिया नंबर फर्स्ट पे आ चुका है। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो इंडिया का आप सेकंड रैंक ही बताएंगे, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक बहुत ओल्ड वर्जन है अभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बढ़ने से पहले कुछ और थोड़ा सा डेटा मैं शेयर कर देता हूं, क्योंकि डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अगर इस टाइम पे आप देखेंगे ना, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 2.5% का हमको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था। इंडिया का एवरेज जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कितना था, 2.5% था, ऑलमोस्ट 2.5%। एक्सेप्ट एक ईयर है उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है, पता है कौन सा ईयर, 1921। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है पता है? देखो ना भाई, ऐसा पूरा पॉपुलेशन बढ़ते आ रहा है, अचानक से 1921 आया और उस ईयर में हमारा पॉपुलेशन बढ़ा नहीं है, घटा है। -0.03% हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है ना। बस इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब उससे पहले भी पॉपुलेशन बहुत मस्त बढ़ रहा था, उसके बाद भी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा है। लेकिन 1921 के टाइम पे कोलेरा, मलेरिया, टीबी, ये सारी बीमारी आ गए थे, इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियों के कारण कैसा हुआ कि वो साल काफी लोगों का डेथ हुआ, और इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया था, घट गया था। डेटा याद कर लीजिएगा, क्या डेटा मैंने बताया, -0.03%। ये डेटा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिखाते टाइम पे मैंने आपको काफी ऐसी चीजें डिटेल प्रोवाइड कर दी है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने ईयर के गैप में पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो 10 ईयर के गैप में पॉपुलेशन सेंसस होता है। जैसे 2011 में हुआ था, 2021 में होना चाहिए था, देन 2031 में होगा। इस तरीके से 10-10 ईयर के गैप में पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से नोट्स को मार्क कर लीजिए, ईयर के साथ डेटा को याद कर लीजिए। बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं जेंडर रेशियो के बारे में। जेंडर रेशियो क्या है? जेंडर रेशियो का मतलब फीमेल मेल का रेशियो क्या है, या तो इसको सेक्स रेशियो भी बोला जाता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जेंडर रेशियो को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो आप सेक्स रेशियो बोल सकते हो, या तो फीमेल मेल रेशियो बोल सकते हो, याद रहेगा। चलिए सर क्या होता है जेंडर रेशियो? जेंडर रेशियो का देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री पर 1000 मेल, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं इंडिया में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जेंडर रेशियो, ठीक है। जेंडर रेशियो को दूसरे इस नाम से जाना जाता है, वो ध्यान में रखिएगा आप। अगर बोलेंगे, ऐसा माना जाता है कि जेंडर रेशियो जितना हाई हो उतना ज्यादा अच्छा है। जेंडर रेशियो अगर कम हो जाता है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या क्या चीज का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा भाई? मैरिज का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फैमिली का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देगा, है ना।
ये सारी तकलीफें हमको झेलने को मिलेगा अगर फीमेल कम हो गई। जैसे जेंडर रेशियो बहुत ऐसा हो गया कि फीमेल बहुत कम है, तो भाई शादी कहां करेंगे, कैसे रहेंगे, है ना, ये सारी तकलीफें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं डेटा की बात करूं, अकॉर्डिंग टू डेटा 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उस पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से केरला का जो जेंडर रेशियो था पूरी कंट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट था। वहां क्या था, पर 1000 मेल पे 1084 फीमेल थी। केरला, है ना, केरला का ध्यान रखिएगा, केरला नाम याद रखिएगा। और सबसे कम जो था वो हरियाणा में था, पर 1000 मेल पे 879 फीमेल्स थी। ठीक है, ये था जेंडर रेशियो, केरला का सबसे हाईएस्ट और हरियाणा का सबसे लोएस्ट। आपके लिए एक काम, तुरंत सर्च कीजिए कि 2011 के सेंसस में या तो टेक्स्ट बुक आपके हाथ में होगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, गुजरात का क्या जेंडर रेशियो था इन द ईयर 2011 पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, आपका ये काम है, आप मुझे ये बताएंगे। और एक चीज आपको देखने को मिलता होगा ना, इंडिया के अंदर है ना, फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है ना। अब तो ऐसे शुरू हो गया कि उनको फीमेल को भी प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया हमने, लेकिन पहले के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता था, फीमेल को लेस प्रायोरिटी दिया जाता था फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब। अगर वो कहीं जॉब कर भी रहे हैं तो मेल के अकॉर्डिंग उसको कम पेमेंट किया जाता था। ठीक है, उनको लेस स्किल्ड माना जाता है, भले वो सेम भी काम कर रहे होंगे तो उनका जो पेमेंट होता है वो कम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडिया जो है वो बहुत पहले से ही फेस करती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारा जेंडर रेशियो। इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया उसको अच्छी तरीके से आप समझ के स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की। चलिए बच्चों, अभी हम बढ़ेंगे कि भाई रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की क्या क्या वजह है। वो दो मेन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो दो मेन वजह है रैपिड इंक्रीज होने का पॉपुलेशन में, बहुत स्पीड इंक्रीज होने का पॉपुलेशन में। ठीक है, यहां आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो बर्थ रेट और दूसरा डेथ रेट, है ना। ये दो बहुत मेन रीजन है जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना। जैसे हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी यही पढ़ा था, बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके हमने कंसिडर किया था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का रीजन है। ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है समझो। बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल। ध्यान देना, हर 1000 लोगों के बीच में कितने नए बच्चा पैदा हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। वापस ध्यान देना, हर 1000 लोगों के बीच में कितने नए बच्चे ऐड हुए, दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर हर 1000 बच्चों में कितने, हर 1000 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हुए, कितने नए लोग जुड़े, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट मींस द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, यहां पे था, वहां पे था बॉर्न ना, यहां पे डाई, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ ईयर। हर 1000 लोगों में से कितने लोग का डेथ हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट। फॉर्मूला यहां पे आपको गिवन है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, और यहां पे नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। 100 मत कर दीजिएगा भाई, ये 1000 रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या है, हाई बर्थ रेट के क्या रीजन है। अब दोनों टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, देख लेते हैं कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट के क्या क्या वजह हैं, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहला जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो है सोशल फैक्टर। सर अलग अलग पढ़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सेक्शन डी में आपको क्या होता है ना, सेक्शन ई में पूछा जाएगा तो आपको इकोनॉमिक सोशल की जरूरत नहीं है, वो पूरा एक साथ पूछ लेता है तो आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन सेक्शन डी में जब पूछा जाता है तो ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन सोशल फैक्टर्स ऑफ हाई बर्थ रेट, है ना, फिर एक्सप्लेन इकोनॉमिकल फैक्टर्स ऑफ हाई बर्थ रेट, तो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। सोशल फैक्टर्स ऑफ हाई बर्थ रेट क्या है ना, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलिटी का मतलब जो हर किसी पे अप्लीकेबल होता है ना, इसको झुटला नहीं सकते हो तुम। शादी करना हमारे सोसाइटी का क्या ऐसा नियम है कि शादी करना एकदम यूनिवर्सल है, सबको ही शादी करना पड़ेगा। अगर कोई शादी नहीं करता है तो भाई उसको डाउट के नजर से देखा जाता है कि भाई क्यों शादी नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या तकलीफ है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो डिसेबल्ड पर्सन भी है ना, वो भी इस चीज को झुटला नहीं सकते, इवन उनके भी शादियां का सोचा जाता है ना। मतलब यूनिवर्सलिटी, हमारे कंट्री के अंदर मैरिज क्या है,
यूनिवर्सलिटी है, पूरा यूनिवर्सल है, इसको तुम ऐसा नहीं कि आप बिना शादी किए पूरा जिंदगी रह सकते हो, ठीक है। बिना शादी किए हुए बंदे को हम बहुत डाउट की नजर से देखते हैं, ये सारी तकलीफें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अर्ली मैरिज कैसे रीजन बन जाता है भाई? हाई बर्थ रेट का। अभी समझो बात को, अर्ली मैरिज जब होता है तो बताओ हमारा प्रोडक्टिव जो एज होगा, मतलब जो बेबी बॉर्न होते हैं तो औरतों में प्रोडक्शन का एक एज होता है ना, तो अर्ली मैरिज होने के कारण कैसा होता है ना कि उनका जो एज होता है, प्रोडक्टिविटी का एज होता है, वो कैसा होता है? ज्यादा होता है ना, वो लंबा गैप मिल जाता है, तो उसके कारण भी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे विडो रीमैरिज, इंडिया में कैसा है ना, अगर किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, मतलब वो विडो है, तो उनका भी रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो इसके कारण क्या होता है, अगर भाई शादी होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, है ना, तो विडो रीमैरिज भी एक रीजन बनता है हाई बर्थ रेट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। भाई ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। हर घर में जब भी तुम जाकर देखोगे ना, अगर लड़की पैदा होती है ना, तो वो सोचते हैं कि भाई एक लड़का हो जाए, है ना, तो जब मेल चाइल्ड का, मेल को है ना, वो लोग मानते हैं कि भाई एक असेट की तरह, है ना, गर्ल को वो लोग लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करते हैं, मेल चाइल्ड को वो लोग असेट की तरह कंसिडर करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि भाई ये जो मेल चाइल्ड है वो क्या बोलते हैं अपना प्रोक्रिएशन में हमें हेल्प करता है। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है वंशज आगे बढ़ाने में, है ना, प्रोक्रिएशन में हेल्प करता है, इनकम ऑफ फैमिली में हेल्प करता है, फैमिली के इनकम में हेल्प करता है, प्लस उनका ओल्ड एज सपोर्ट बनता है ना, ओल्ड एज सपोर्ट के तौर पे काम करता है। ये सारी चीजों के कारण मेल चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ना। तो आप ये देखते होंगे, मान लीजिए पहली बच्ची हुई, दूसरी बच्ची हुई, तीसरी बच्ची हुई, चौथी बच्ची हुई, तो वो तब तक अपने फैमिली को ग्रो करने में बढ़ाने का सोचेगा जब तक कि क्या ना पैदा हो जाए, उसका कोई लड़का ना पैदा हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बन जाता है हाई बर्थ रेट का, ठीक है। आपके आसपास ही एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे ये चीज का। नेक्स्ट इज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ये हिडन है लेकिन बहुत डेंजर है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, अपना जो इंडिया का सोसाइटी वो कैसा है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जैसा है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मतलब कैसा? 3 भाई है या 4 भाई हैं, सब मिलके साथ में रह रहे हैं, है ना, एक साथ रह रहे हैं, पूरे फैमिली का बर्डन सारे लोग मिलकर संभाल रहे हैं। तो कैसा होता है ना कि मान लीजिए किसी एक का कोई नया बच्चा हुआ, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, वो किसी एक का बर्डन नहीं बनता है, पूरे फैमिली का बर्डन बनता है। इसीलिए जॉइंट फैमिली में नए बॉर्न बेबी के लिए टेंशन नहीं लिया जाता है, उसका जो एक्सपेंस होता है या जो भी चीजें होती है वो सारे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक रीजन बनता है हाई बर्थ रेट का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए सो बच्चों बढ़ते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई वो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण, ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, वो तीनों चीजों को एलाबोरेट करता हूं, मैं समझाता हूं आपको वो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, रीजन बन रहा है इंक्रीज होने का, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। भाई ऐसा माना जाता है ना कि एजुकेशन का लेवल जिस घर में लो है उस घर में आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर एजुकेशन हाई है तो उस घर के पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेंगे। और ये चीज यूनिवर्सल है एकदम, ये कैसा है ना कि इसको मानना ही मानना है, ये अटट क्या बोलते हैं अटूट सत्य है ना। ये चीज को अपन इनकार नहीं कर सकते कि भाई जहां अपने इंडिया में कैसा है, एजुकेशन का लेवल लो है, और जहां पे एजुकेशन लो है ना वहां पे पॉपुलेशन, क्योंकि वो स्मॉल साइज फैमिली के बारे में जानते ही नहीं है। देखिएगा जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं ना, जो कपल्स लोग पढ़ाई किए हुए रहते हैं, वो लोग 1 या 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ये वो उन्हीं के पीछे अपना पूरा पैसा खत्म करेंगे, उन्हीं के ग्रोथ में, उनके एजुकेशन में, उनके स्किल में पैसा खत्म करते हैं, ठीक है। और कुछ घर में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं, कुछ नहीं समझाने वाला, बताने वाला, क्योंकि हम वो चीज को पूरा ही नहीं कर पाते, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना भाई, है ना। तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन भी एक रीजन बनता है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। इसको है ना वो ऐसा माना जाता है अपोजिट, अगर एजुकेशन कम है तो पॉपुलेशन ज्यादा, एजुकेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम, ठीक है। ध्यान देंगे अगले पॉइंट की तरफ, लो लेवल ऑफ इनकम। लो लेवल ऑफ इनकम कैसे रीजन बन सकता है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन का? देखिए लेट सपोज करते हैं किसी फैमिली का इनकम अगर कम है,
है ना, कम है, वो लोग अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जितने भी चिल्ड्रन उनके घर में बॉर्न होते हैं उनको असेट की तरह देखते हैं। जितने भी चिल्ड्रन उनको घर में जन्म लेंगे उनको वो असेट के तौर पे देखते हैं कि भाई हाँ, ये बच्चा बड़ा होके घर के फैमिली इनकम में वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो फैमिली का जो लो लेवल ऑफ इनकम होता है ना, वो भी एक रीजन बन जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज करने में, क्योंकि इनके घर में ऐसा एक सेंटेंस है, मोर द मेरियर, जितने ज्यादा बच्चे उतने ही कम, है ना, जितना ज्यादा उतना ही कम माना जाता है कि भाई जितना हो सके उतना, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ इनकम के कारण भी घर वाले कैसा होता है ना, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे वो लोग उतना ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर। 15-16 साल के बाद देखते होंगे चाय के टपरी पे कुछ छोटे मोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, है ना। नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो बच्चे जो 1 साल बिना पूरा किए जिनका डेथ हो जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को छोड़ो, रेट को फिलहाल छोड़ो, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे ध्यान दो। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, है ना। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ऐसा बच्चा जो 1 साल कंप्लीट किए बिना उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और रेट की बात करूं तो यहां पे आप ऐड कर दीजिएगा पर 1000 पीपल, ठीक है, पर 1000 चिल्ड्रन, ठीक है। हर 1000 बच्चे में से कितने बच्चे का डेथ हो जाता है उस 1 साल बिना कंप्लीट किए हुए, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सर ये कैसे रीजन बनेगा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो इसके कारण कैसे बर्थ रेट बढ़ेगा, ये तो डेथ हो रहा है। अब देखो कैसा होता है ना, एक फैमिली है, यहां ध्यान देना, एक फैमिली है, इनके घर में बच्चे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत है, बच्चा पैदा होता है तो मे भी अगर बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया 1 साल का एज, कुछ तकलीफ के कारण उनका डेथ हो गया, तो वो क्या करते हैं ना, दूसरा बच्चा को पैदा कर देते हैं। भाई हम उसके, मैं फैमिली बढ़ाऊंगा, क्या पता हमारे एक बच्चे का डेथ हो गया तो इस कारण से है ना 3-4 बच्चा पैदा कर लेते हैं ताकि इन्फेंट, ये डर, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डर उनके दिमाग में बैठा होता है कि ये इशू के कारण वो क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन ग्रो कर देते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। बढ़ते हैं हम अगले फैक्टर की तरफ जो कि है अदर फैक्टर्स। चलिए सर, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अदर फैक्टर्स। कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट में हमने सोशल फैक्टर पढ़ा, देन इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम अदर फैक्टर। वो कौन से अदर फैक्टर्स और कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, हाई फर्टिलिटी रेट। भाई इंडिया की जो विमेन्स है ना, बाकी वर्ल्ड के विमेन के अकॉर्डिंग, इंडिया का, पूरे वर्ल्ड के विमेन और इंडिया के विमेन, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड के विमेन के रिगार्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की विमेन का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। इनका फर्टिलिटी रेट क्या है पता, 2.14 ऑलमोस्ट इनका फर्टिलिटी रेट है। मतलब हर विमेन ऑलमोस्ट 2.14, एवरेज बात कर रहा है, मतलब 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर सकती है। और बाकी वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल का फर्टिलिटी रेट नहीं है। तो ध्यान देंगे इस चीज का कि भाई यहां का फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा और दूसरा उनका फर्टिलिटी एज भी ज्यादा है इंडिया का जो है वो विमेंस का। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड, फ्रेश फूड मिलता है। हम ज्यादातर है ना यहाँ के इंडिया के वुमेन को आप नोटिस करते होंगे, ये ज्यादातर घर का खाना खाते हैं प्लस हेल्दी चीजों को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी बेनिफिट के कारण ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाई फर्टिलिटी रेट होने के कारण कैसा होता है, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। फैमिली प्लानिंग क्या होता है सर? फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है गैप बिटवीन चिल्ड्रन। भाई बच्चे जब पैदा करते हैं तो उनके कुछ फैमिली को सुने होंगे कि पहला बच्चा पैदा हो गया, अब क्या करेंगे कि 3 साल या 4 साल का गैप लेंगे तो अगला बच्चा पैदा करेंगे। कुछ परिवार क्या करते हैं, ये साल एक बच्चा पैदा हुआ, अगले साल एक बच्चा पैदा हुआ, फिर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर एक बच्चा। मतलब इनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में लैक है भाई, कमी है, इनको समझ नहीं है उन चीजों का। और बाकी क्या करते हैं भाई, पहला बच्चा पैदा हुआ उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, है ना। अगला बच्चा पैदा होने के लिए एक बोलते हैं ना कि फीमेल में भी कुछ चीजों का ग्रो होना जरूरी है ना, तभी वो एक
हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो लैक ऑफ फैमिली प्रोग्राम के कारण, ये देखिए ये फैमिली प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, है ना, और ये बिना फैमिली प्रोग्राम को फॉलो किए बच्चे बस पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन। और हमारे इंडिया में एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है कि सारे लोगों में सारे फैमिली अपना प्रोग्राम लेके चलती है, एक फैमिली प्लानिंग लेके चलती है, ये चीज नहीं है। बहुत कम लोगों में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोच के उस अकॉर्डिंग अपनी चीजों पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन है ही नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, उनको स्मॉल फैमिली का बेनिफिट पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन बन जाता है हाई बर्थ रेट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। भाई डेथ रेट के बारे में तो हमने मीनिंग में पढ़ लिया, है ना। अब उसके वजह पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या रीजन के कारण इंडिया का जो डेथ रेट है वो कम हुआ, है ना। भाई डेथ रेट कम हुआ वो भी तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीजन बना। ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अभी बहुत चेंज आ चुका है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, अच्छा खासा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाता है ना। दूसरा, अगर उनको मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होता है, तो जो भी चीजें उनको लिविंग में मतलब जिंदगी को सही रखने के लिए जरूरत होता है, वो सारी चीजें आजकल आप देखते होंगे उनका इंप्रूव हो गया। सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई, तो इस कारण से भी क्या हो गया कि डेथ रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होता है सर, बीमारियां, जैसे पहले आप देखते होंगे मलेरिया, पोलियो, है ना, कोलेरा, ये सारी बीमारियां बहुत आपको सुनने में मिलती होंगी, है ना। जब बच्चा पैदा होता था ना तो उसको पोलियो को दवाई देके अपना जैसे ही टेक्नोलॉजी ग्रो करना शुरू किया ना, जब हमारी मेडिकल सर्विसेज ग्रो करना शुरू की, तो क्या हो गया ना, हम एपिडेमिक्स पे कंट्रोल कर पाए। ये सारी जो बीमारियां के कारण पहले बहुत ज्यादा डेथ हो जाया करती थी, अब नहीं होता। अब तो भाई हमने कोरोना जैसी बीमारी को भी ऐसा कॉप अप कर लिया, है ना। जो बीमारी बहुत ज्यादा हार्मफुल था, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मफुल था, उस पर भी हमने कंट्रोल बना लिया, और ये सारी बीमारियों की दवाई अवेलेबल हो जाती है। इस कारण पहले कैसा होता था ना, ये सारी बीमारियों के कारण ना लोगों का डेथ हो जाता था। ठीक है, डायरिया, मलेरिया, पोलियो, कोलेरा, टीबी, ये सारे ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लेकिन अब हमारा इस पे कंट्रोल है, इस रीजन के कारण डेथ रेट घट गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है सर, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। कई गांव में ऐसा देखते हैं कि कोई वर्ष बारिश ही नहीं हुआ, तो बारिश नहीं हुआ या कोई एक जिला में बारिश नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमको, कि वहां के लोगों को खाने पीने का सुविधा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां के लोग उसी चीज पे डिपेंड ही रहते हैं। तो भाई आज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि वहां तक लोगों को बेनिफिट पहुंचा दे दिया जाता है। जो जगह पे मतलब क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई एक सिटी लेते हैं, अहमदाबाद में ये तकलीफ हुआ, है ना, तो क्या करेंगे भाई, सूरत से वहां तक बेनिफिट पहुंचा दिया जाएगा। जो सिटी में या जो डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अबंडेंस लेवल में चीजें अवेलेबल है, तो वहां से रिसोर्सेस उठा के जहां पे कम है वहां तक गवर्नमेंट पहुंचाने का ट्राई करती है। तो ये भी लो डेथ रेट का एक रीजन बन गया। पहले कैसा होता था ना, जब ड्रॉट होता था ना, सूखापन होता था ना, पूरा जिला परेशान हो जाता था कि हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे, तो वो डेथ रेट का रीजन बनता था, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इस चीज पे कंट्रोल पाया, तो उन्होंने बोला कि भाई लो डेथ रेट करना है हमको, है ना, कंट्रोल ऑन ड्रॉट, जहां सूखा है वहां तक हमको चीजें पहुंचानी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज क्या है सर, कई जगह आपने देखा होगा बाढ़ आ गया, है ना, पूरा गांव के गांव तबाह हो गया, वहां के लोग कहां हैं, कैसे हैं। आज हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, है ना, रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। कोई भी नेचुरल का भूकंप आया, भूकंप से पहले हमको पता चल जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, हम उस एरिया को खाली करा देते हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज जो हमारे बहुत ज्यादा डेथ रेट का रीजन बन रहे थे, हमने उस पर कंट्रोल बना लिया और उससे हम क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं। भाई हम पहले ही बचाव का पूरा काम कर देते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गया, पानी में लोग बह रहे हैं या कुछ, उसके कारण डेथ होता था पहले, आज नहीं होता। आज हेलीकॉप्टर जा रहा है, फिर वहां पे टीम पहुंचती है,
हमारे पास जैकेट है जिसके थ्रू लोग डूबेंगे नहीं, तो ये सारे प्रोटेक्शन हम ले लेते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के अकॉर्डिंग, नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये चार जो रीजन बना है, ये लो डेथ रेट का रीजन बना, डेथ रेट घटने का रीजन बना। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। भाई हम ये चीज तो समझ गए हैं कि भाई जहां पे एजुकेशन ज्यादा होगा ना, वहां हम पॉपुलेशन को कंट्रोल किया कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन फैसिलिटी पहुंचाना पड़ेगा, है ना। दूसरा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर किस तरीके से कर सकते हैं, कॉलेजेस में जाकर, स्कूल में जाके गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती है ना। वो अलग अलग जगह प्रोग्राम करके लोगों तक बात पहुंचा सकती है कि भाई फैमिली प्लानिंग करो, ये सारी चीजों का बेनिफिट उठाओ, है ना। तो मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये एक रीजन बन सकता, ये एक हमारे लिए मेजर बन सकता है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये जो पता है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आया था, है ना, जिसमें हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट आया था, हम दो हमारे दो, है ना। पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में बना था, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि भाई लोगों तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच पाए, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन, कॉन्डम्स, है ना, वो वहां तक लोगों तक पहुंच पाए। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि उनको इजी वे में अवेलेबल हो जाए, सस्ते में अवेलेबल हो जाए, है ना। तो ये भी एक वजह, मतलब एक मेजर की तरह काम करेगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कई जगह ऐसा है ना जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो ये सारी चीजों का अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। वैसा गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे केंद्र खोल के रखा है, सेंटर खोल के रखा है, जहां पे 1 रुपए 2 रुपए ऐसे में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। देखो एज ऑफ मैरिज को बढ़ा देना, ये भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमको हेल्प करेगा। कैसे भाई, जब एज ऑफ मैरिज बढ़ जाएगा तो बताइए जो गैप रहता है उनका प्रोडक्टिविटी का, वो कम हो जाएगा कि नहीं, है ना। ये जो पॉपुलेशन का, ये जो 2000 का पॉलिसी आया था ना 2000 का, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 18 एज से बढ़ा के कहां तक लेके जाना है, 20 साल तक, मतलब लड़कियों का एज 20 साल तक लेके जाना है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एज घटेगा उनका, मतलब जो बच्चा देने का टाइम होता है वो घटेगा, तो उसके कारण हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन का स्टेटस बढ़ा के हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अगर वुमेन का स्टेटस बढ़ेगा सोसाइटी में, देखिए फैमिली की बात जब आती है ना, जब बात ऐसी आती है कि घर चलाना है, तो वहां पे हम वुमेन को ही देखते हैं, क्योंकि वुमेन ही बहुत अच्छी तरीके से घर चला पाती है, ठीक है। जब बाहर की बात आती है तो वो मेन के ऊपर आ जाता है, लेकिन जब घर की बात आती है पूरी, तो घर को मैनेज करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है ना। तो अगर, लेकिन भाई अभी का हाल ऐसा है कि वुमेन तो डिसीजन ले नहीं सकती अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या बोला गया कि अगर मेल के अकॉर्डिंग वुमेन का भी उनका क्या कर दिया जाए, स्टेटस बढ़ा दिया जाए सोसाइटी में, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगी। वो डिसाइड करेंगे कि भाई कितने बच्चे करना है, क्या करना है, कैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करना है, वो सारा चीज। तो वो अगर वुमेन का स्टेटस बढ़ा दिया जाए तो भी वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव। इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव, भाई बोलते हैं ना कि या तो उसको लालच देके काम करवा लो, नहीं मानता है तो मार के तोड़ दो, हाँ ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे को वो जमीन चाहिए, 10 लाख रुपया दे रहा हूं, दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये मैंने क्या दिया तुमको, इंसेंटिव। दूसरा, 4-5 आदमी को भेजूंगा मार धाड़ करके तुमसे, ये डिसइंसेंटिव, है ना। ये होता है पॉजिटिव तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये होता है नेगेटिव तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इंसेंटिव का मतलब कुछ बेनिफिट देके, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है ना, जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती है ना। उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगी कि भाई तुमको सरकार की तरफ से ये फायदा, ऐसा सब सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जिनके घर में 2 से ज्यादा बच्चे रहेंगे उनका डिसइंसेंटिव रहेगा। जैसे चाइना ने क्या किया ना कि भाई चाइना का जो एक पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था चाइना ने, उसमें एक चीज उसने बोला था कि एक बच्चे से ज्यादा किसी के भी घर में बच्चा हुआ तो उसके जो एक के अलावा जो बच्चे रहेंगे उनको गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा,
है ना। वही चीज कुछ टाइम पहले इंडिया वाले ने भी सोचा था, लेकिन ये चीज इंडिया में पॉसिबल नहीं है ना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ जबरदस्ती तुम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज। अच्छा सर, मेडिकल सर्विसेज में अगर एक्सपांशन होगा तो क्या बेनिफिट होगा? अभी देखिए, मान के चलिए एक्सपांशन होगा मेडिकल सर्विसेज में, तो लोगों को कैसा नहीं, इन्फेंट का डर नहीं रहेगा। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कारण बर्थ रेट बढ़ रहे थे ना, है ना, बर्थ रेट बढ़ रहे थे, उसमें क्या देखने को मिल रहा था हमको कि भाई लोगों का लोग इस डर से भी ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं कि हमारे बच्चे का डेथ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज और जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है वो यहाँ पे बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकती है कि भाई बच्चों का डेथ रेट रोका जाए, तो लोग अपने तरफ से हाँ एक बच्चा दो बच्चा पैदा करने का प्लान करेंगे, है ना। एड्स जैसी बीमारियों के लिए भी हमारे पास इलाज अब अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें है ना कंट्रोल करने में हेल्प करता है पॉपुलेशन को, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर में मैंने आपको जो भी समझाने का ट्राई किया वो आप तक बात पहुंची, आपको समझ में आया, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिला, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं वन शॉट रिवीजन अभी ओसीएम का बीए के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके ओसीएम के आपको रिवीजन अवेलेबल करवा दूंगा। आप अपना सजेशन व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि व्हाट्सएप पे जरूरी नहीं कि आपको रिप्लाई मिले। मेरे पास अभी टाइम की बिल्कुल भी कमी है, तो मैं आपको ये चीज की गारंटी नहीं, मैं मैसेज देख लेता हूं बट रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बातचीत नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस पड़ा रहता है, ठीक है। और अभी फाइनल एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, तो मेरे को ऑफलाइन क्लासेस सब कुछ लेके चलना पड़ रहा है ना। आपके वीडियोस को भी लेके चलने पड़ रहे हैं, तो मैं जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वहां तक मैं कोशिश करूंगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।